इमेजिन कीजिए कि आपने अपनी जिंदगी के 30 साल पाई पाई जोड़कर एक रिटायरमेंट फंड बनाया है। अब वो सारी लाइफ सेविंग्स एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में सौंप देते हैं जिसे मार्केट की बहुत अच्छी समझ है। लेकिन एक दिन आप उठते हैं और पता चलता है कि आपका सारा पैसा डूब गया। इसलिए नहीं कि मार्केट क्रैश हो गया, बल्कि इसलिए क्योंकि उस व्यक्ति ने जानबूझकर आपका पैसा ऐसे प्रोडक्ट्स में लगाया जहां उसे भारी कमीशन मिल रहा था। ओहो, ये तो मतलब एक इन्वेस्टर के लिए इससे बड़ा डरावना सपना कोई नहीं हो सकता। एग्जैक्टली फाइनेंस की दुनिया में भरोसा ही इकलौती असली करेंसी है। और जब ये भरोसा टूटता है ना, तो सिर्फ एक इन्वेस्टर का नुकसान नहीं होता, पूरे मार्केट का स्ट्रक्चर हिल जाता है। नमस्कार दोस्तों, NISM सीरीज यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम NISM सीरीज 10A के चैप्टर 19 एथिकल इश्यूज को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल। और देखिए, ये डिस्कशन सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं है। ये इस बारे में है कि मार्केट में वो भरोसा कैसे कायम रखा जाता है। मतलब एथिक्स या नैतिकता कोई फिलॉसफी का सब्जेक्ट नहीं है जिसे आप अपनी मर्जी से फॉलो करें। राइट। फाइनेंशियल मार्केट्स में एथिक्स और रेगुलेशंस का सीधा मतलब है इन्वेस्टर्स की गाढ़ी कमाई की सुरक्षा। अगर एक इन्वेस्टर एडवाइजर सेबी के बनाए नियमों का पूरी तरह से पालन कर रहा है, तो वही उसका सबसे बड़ा एथिकल कंडक्ट है। सही बात है। अगर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए इस चैप्टर के, तो एक बार nismseries.com चेक कर लीजिए। वहां सारे चैप्टर्स के मॉक टेस्ट मिलेंगे। अनलिमिटेड टाइम्स प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत काम आएगा एग्जाम के लिए। चलिए अब चैप्टर में आते हैं। तो इस पूरे चैप्टर को हम लाइफ साइकिल ऑफ ट्रस्ट यानी भरोसे के एक जीवन चक्र की तरह देखने वाले हैं कि एक इन्वेस्टर जब मार्केट में आता है तो उसे किन किन स्तरों पर सुरक्षा मिलती है। तो इस भरोसे की नींव रखे जाने से शुरुआत करते हैं। समझिए, अगर कोई भी व्यक्ति इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में प्रोफेशनल तौर पर उतर रहा है, तो उसके लिए सेबी एक्ट 1992 सिर्फ एक कानून नहीं है, ये उस पूरी इंडस्ट्री का संविधान है। एक तरह से गीता या कुरान के समान है। ट्रू। जब कोई क्लाइंट अपनी लाइफ सेविंग्स किसी एडवाइजर को देता है, तो सेबी उस वक्त एक गार्डियन, एक रक्षक की तरह खड़ा होता है, ताकि उस पैसे के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। देखिए, मुझे ये ना एक अंपायर वाले कॉन्सेप्ट की तरह लगता है। जैसे क्रिकेट में अंपायर होता है ताकि कोई बेईमानी न करे, वैसे ही फाइनेंशियल मार्केट में सेबी और SCRA हैं। लेकिन अंपायर तो सिर्फ तब बोलता है जब कोई नियम टूटता है। सेबी सिर्फ एक अंपायर नहीं है, वो तो पूरी पिच तैयार करता है, बैट का साइज तय करता है। हाँ हाँ, बिल्कुल। और ये भी डिसाइड करता है कि कौन सा खिलाड़ी ग्राउंड में उतरने के लायक है और कौन नहीं। ये बहुत ही सटीक एनालिसिस है। सेबी सिर्फ फाउल पकड़ने के लिए नहीं है, गेम को फेयर बनाने के लिए है। अब इस इकोसिस्टम को समझने के लिए हमें दो सबसे बड़े कानूनों का फर्क समझना होगा, SCRA 1956 और सेबी एक्ट 1992। लोग अक्सर सोचते हैं कि भाई, जब 1956 से हमारे पास सिक्योरिटी कंट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट था, तो 1992 में सेबी एक्ट की क्या जरूरत पड़ गई? एग्जैक्टली, मैं भी यही सोच रही थी। SCRA का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट। नाम से ही पता चलता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में है। तो ये काम कैसे करता है? इसे ऐसे समझिए कि SCRA का जो मुख्य फोकस है वो स्टॉक एक्सचेंजेस पर है, जैसे BSE या NSE। अच्छा। जब आप कोई शेयर खरीदते या बेचते हैं, तो असल में आप एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। SCRA ये सुनिश्चित करता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट लीगल हो, एक्सचेंज का कामकाज पारदर्शी हो और मार्केट में सट्टेबाजी या अनडिजायरेबल ट्रांजैक्शंस को रोका जा सके। यानी SCRA मुख्य रूप से प्लेटफॉर्म और ट्रेडिंग मैकेनिज्म को रेगुलेट करता है। लेकिन मार्केट में सिर्फ एक्सचेंज तो नहीं है ना, ब्रोकर्स हैं, पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं और खुद कंपनियां हैं जो शेयर इशू करती हैं। SCRA इन सबको कवर नहीं कर सकता था। ये यहीं पे सेबी एक्ट 1992 पिक्चर में आता है। सेबी का दायरा बहुत बड़ा है। इसका काम सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज तक सीमित नहीं है। मार्केट को डेवलप करना, इन्वेस्टर्स को एजुकेट और प्रोटेक्ट करना, और जितने भी इंटरमीडियरीज हैं, यानी इन्वेस्टर और मार्केट के बीच के लोग, उन सब को रजिस्टर करना और उनके बिहेवियर को रेगुलेट करना सेबी का काम है। इसी बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए एक बहुत ही सख्त नियम है, PFUTP रेगुलेशंस 2003, मतलब प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। बिल्कुल। मैं हमेशा सोचती थी कि मार्केट में फ्रॉड का मतलब है किसी के डीमैट अकाउंट से पैसे या शेयर चुरा लेना, लेकिन इस एक्ट को गहराई से देखने के बाद समझ आया कि सेबी की नज़र में फ्रॉड की परिभाषा बहुत अलग है। हाँ, पैसे चुराना तो सीधे सीधे क्रिमिनल एक्ट है, लेकिन PFUTP उन चीजों को पकड़ता है जो देखने में शायद नॉर्मल लगें पर होती धोखेबाजी हैं। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट। ये क्या होता है? मान लीजिए आप एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं। आपको पता चलता है कि जिस कंपनी के शेयर आप अपने क्लाइंट्स को रेकमेंड कर रहे हैं, उस कंपनी के मेन प्लांट में आग लग गई है और प्रोडक्शन 6 महीने के लिए ठप हो गया है। ओके। अगर आप ये बात जानबूझकर अपने क्लाइंट से छिपाते हैं ताकि वो शेयर बेचकर निकल ना जाएं, तो ये PFUTP के तहत फ्रॉड है। अरे बाप रे, यानी सच को छिपाना भी झूठ बोलने के बराबर ही बड़ा अपराध है। और एक सिनेरियो लेते हैं, अगर कोई एडवाइजर क्लाइंट से कहता है कि मेरे कहने पे पैसे लगाओ, मैं गारंटी देता हूँ कि 6 महीने में पैसा डबल हो जाएगा, जबकि उसे खुद पता है कि मार्केट में ऐसी कोई गारंटी नहीं होती, क्या ये भी फ्रॉड माना जाएगा? ये 100% फ्रॉड है।
PFUTP साफ कहता है कि अगर आप कोई ऐसा वादा करते हैं जिसे पूरा करने का आपका कोई इरादा नहीं है, या फिर आप बिना किसी सॉलिड रिसर्च के एकदम रेकलेस तरीके से कोई भी स्टेटमेंट दे देते हैं जिससे इन्वेस्टर गुमराह हो, तो आप पर फ्रॉड के चार्जेस लगेंगे। वाओ। और इसमें ये बिल्कुल मायने नहीं रखता कि आपको उस झूठ से कोई पर्सनल फायदा, जिसे हम रॉन्गफुल गेन कहते हैं, वो हुआ या नहीं। अगर इन्वेस्टर के साथ धोखा हुआ है तो एक्शन लिया जाएगा। ये मार्केट की इंटेग्रिटी यानी ईमानदारी के लिए बहुत जरूरी है। और जब इंटेग्रिटी की बात आती है ना, तो इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस 2015 का जिक्र आना ही है। हाँ, वो तो है। ये तो हम सबने फिल्मों में देखा है कि किसी को अंदर की खबर मिल जाती है और वो रातों रात करोड़पति बन जाता है। लेकिन टेक्निकली ये काम कैसे करता है? देखिए, इनसाइडर ट्रेडिंग का पूरा खेल एक ही शब्द पर टिका है, UPSI। अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। एग्जैक्टली। मतलब कोई ऐसी खबर जो अगर पब्लिक को पता चल जाए तो शेयर का भाव तेजी से ऊपर या नीचे जा सकता है। लेकिन फिलहाल वो खबर सिर्फ कंपनी के कुछ खास लोगों यानी इनसाइडर्स को पता है। जैसे मान लेते हैं कि एक बहुत बड़ी फार्मा कंपनी को किसी नई दवाई का पेटेंट मिलने वाला है। ये खबर कल न्यूज में आएगी, लेकिन आज उस कंपनी के डायरेक्टर को ये बात पता है। अब अगर वो डायरेक्टर या उसका कोई रिश्तेदार जिसे उसने ये बात बताई है आज ही उस कंपनी के करोड़ों रुपए के शेयर्स खरीद लेता है, तो उसने मार्केट के लेवल प्लेइंग फील्ड को तोड़ दिया। बिल्कुल। क्योंकि आम इन्वेस्टर को तो पता ही नहीं था। सही बात है। आम इन्वेस्टर के पास वो जानकारी नहीं थी, इसलिए वो एक नुकसानदेह स्थिति में है। सेबी का मानना है कि मार्केट में सभी के पास जानकारी एक ही समय पर पहुंचनी चाहिए। UPSI का इस्तेमाल करके ट्रेड करना पूरी तरह इलीगल है और इसके लिए बहुत भारी जुर्माना और जेल दोनों हो सकते हैं। समझ गई। अब इस लाइफ साइकिल ऑफ ट्रस्ट के सबसे क्रिटिकल हिस्से पर आते हैं, सेबी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स रेगुलेशंस 2013। जो लोग मार्केट की बातें करते हैं, टिप्स देते हैं, क्या उन सबको सेबी से IA यानी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है? हर किसी को नहीं। सेबी ने बहुत लॉजिकल तरीके से कुछ एग्जेम्पशंस दिए हैं। जैसे अगर कोई लॉयर या चार्टर्ड अकाउंटेंट CA अपने क्लाइंट को टैक्स प्लानिंग या किसी लीगल मैटर पर सलाह दे रहा है और उसी दौरान कोई इन्वेस्टमेंट की बात निकल आती है, तो उसे इंसिडेंटल एडवाइस कहते हैं। अच्छा, क्योंकि उनका मेन काम तो कुछ और है। एग्जैक्टली। उनका मुख्य काम लीगल या टैक्स सर्विस देना है। एडवाइजरी उनका मेन बिजनेस नहीं है, इसलिए उन्हें IA रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए। अच्छा, और जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं MFDs, वो भी तो फंड्स रिकमेंड करते हैं ना क्लाइंट्स को। हाँ, लेकिन MFDs का मुख्य काम है म्यूचुअल फंड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, यानी बेचना। अगर वो अपने क्लाइंट को फंड बेचते समय बता रहे हैं कि उनके लिए कौन सा फंड ठीक रहेगा, तो ये भी इंसिडेंटल ही माना जाता है। ओके। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी लकीर खींची गई है। एक डिस्ट्रीब्यूटर खुद को एडवाइजर या वेल्थ मैनेजर कहकर प्रमोट नहीं कर सकता। अगर आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का टाइटल चाहिए और आप क्लाइंट से फीस लेना चाहते हैं, तो आपको सेबी IA रेगुलेशंस के तहत रजिस्टर होना ही पड़ेगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है। और एक बार आप रजिस्टर्ड IA बन गए, तो आपके ऊपर फिड्यूशरी कैपेसिटी में काम करने की जिम्मेदारी आ जाती है। बिल्कुल। ये शब्द सुनने में बहुत भारी लगता है, फिड्यूशरी। मैं इसे एक आसान उदाहरण से समझाती हूँ। मान लीजिए आप बीमार हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं। आप उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर आपको वही दवा लिखेगा जो आपकी बीमारी ठीक करे, है ना? और अगर वो डॉक्टर आपको वो दवा लिख दे जिस पर मेडिकल कंपनियों से सबसे ज्यादा कमीशन दे रही है, भले ही वो दवा आपके लिए कम असरदार हो, तो उसने आपका भरोसा तोड़ दिया। बस यही फिड्यूशरी कैपेसिटी है। एक एडवाइजर के लिए उसका क्लाइंट एक मरीज की तरह है जो अपने फाइनेंशियल हेल्थ के लिए उस पर निर्भर है। एडवाइजर को हमेशा क्लाइंट का हित अपने फायदे से ऊपर रखना है। उसे वही प्रोडक्ट बताना है जो क्लाइंट के लिए बेस्ट हो, ना कि वो जिसमें एडवाइजर को ज्यादा कमीशन मिले। इसके लिए ना सेबी ने एक बहुत ही मजबूत सिस्टम बनाया है जिसे क्लाइंट लेवल सेग्रीगेशन कहते हैं। अगर कोई एंटिटी इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी कर रही है, तो वो उसी क्लाइंट को डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस नहीं दे सकती। मतलब आप एक ही क्लाइंट से एडवाइस की फीस भी ले लें और फिर उसी क्लाइंट को प्रोडक्ट बेचकर उस पर कमीशन भी कमा लें। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है और सेबी इसे बिल्कुल अलाउ नहीं करता। तो मतलब दोनों के बीच दूरी होनी चाहिए। हाँ, एडवाइजरी और डिस्ट्रीब्यूशन के बीच एक आर्म्स लेंथ रिलेशनशिप होना चाहिए। आर्म्स लेंथ मतलब एक दीवार होनी चाहिए दोनों डिपार्टमेंट्स के बीच, ताकि कोई भी जानकारी या इन्फ्लुएंस इधर से उधर ना जा सके। बिल्कुल सही। चलिए अब थोड़ा ग्लोबल चलते हैं। PMLA 2002 यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। हम तो इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी पढ़ रहे हैं, इसमें ये काले धन को सफेद करने वाला एक्ट कहाँ से आ गया? अरे, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट्स मनी लॉन्ड्रिंग का सबसे बड़ा जरिया बन सकते हैं अगर सख्त नियम ना हो। अच्छा। देखिए, क्रिमिनल एक्टिविटीज जैसे ड्रग्स, हथियार या करप्शन से जो कैश जनरेट होता है, क्रिमिनल्स उसे मार्केट में घुसाने की कोशिश करते हैं ताकि वो साफ सुथरे प्रॉफिट की तरह दिखे। मनी लॉन्ड्रिंग के 3 स्टेप्स होते हैं। प्लेसमेंट यानी सिस्टम में पैसा डालना, फिर लेयरिंग, पैसे को इतने अकाउंट्स में घुमाना कि उसका सोर्स छिप जाए, और तीसरा इंटीग्रेशन, उस पैसे से लीगल एसेट्स खरीदना। और ले पर PMLA का सेक्शन 12 लागू होता है जो कहता है कि हर इंटरमीडियरी को अपने रिकॉर्ड्स 5 साल तक मेंटेन करने होंगे। इसे ऐसे याद रखिए दोस्तों, जैसे देश में सरकार 5 साल के लिए गनती है ना, वैसे ही PMLA और सेबी में रिकॉर्ड्स 5 साल तक रखने होते हैं। लेकिन सर, शुरुआत में मैं सोचती थी कि 5 साल ही क्यों? क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग की जो लेयरिंग वाली स्टेज है
उसे ट्रैक करने में इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को सालों लग जाते हैं। ओह, जब कोई फ्रॉड पकड़ा जाता है तो इन्वेस्टिगेटर्स को पीछे की तरफ ट्रेल फॉलो करनी होती है कि ये पैसा कहाँ से घुमा। अगर एडवाइजर के पास केवाईसी रिकॉर्ड्स, अकाउंट फाइल्स या ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री ही नहीं होगी तो वो चेन टूट जाएगी। इसलिए 5 साल तक हर एक कागज, हर एक रिकॉर्ड संभाल कर रखना कानूनी मजबूरी है। और इसके साथ सेक्शन 12AA के तहत एनहांस्ड ड्यू डिलिजेंस भी करनी होती है। मतलब सिर्फ पैन कार्ड ले लेना काफी नहीं है। अगर आपको कोई क्लाइंट सस्पिशियस लगता है, जैसे उसकी इनकम 5 लाख है और वो 5 करोड़ इन्वेस्ट करने आ रहा है, हाँ, तब तो रेड फ्लैग है। बिल्कुल, तो आपको उसके फंड्स का सोर्स खोजना होगा और जरूरत पड़ने पर सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट यानी STR फाइल करनी होगी। एकदम सही। अच्छा, कई स्टूडेंट्स ना मुझसे पूछते हैं कि मैम क्या सच में एक IA को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, IBC या फीमा के रूल्स भी जानने होते हैं? ये तो बहुत ज्यादा सिलेबस हो गया। देखिए, सिलेबस ज्यादा लग सकता है, लेकिन ये बहुत प्रैक्टिकल है। जब एक एडवाइजर किसी क्लाइंट को सर्विस देता है तो उनके बीच एक एग्रीमेंट साइन होता है। वो एग्रीमेंट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत आता है, जहां फ्री कंसेंट यानी बिना किसी दबाव की सहमति होनी चाहिए। अब मान लीजिए कल को क्लाइंट का बिजनेस डूब जाता है और वो दिवालिया हो जाता है, तो एडवाइजर को पता होना चाहिए कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड यानी IBC के तहत उसकी एडवाइजरी फीस रिकवर करने का क्या प्रोसेस है। और अगर क्लाइंट NRI है, अमेरिका या दुबई में रहता है और इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो वहाँ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी फीमा के रूल्स लागू हो जाएंगे कि पैसा इंडिया में कैसे आएगा और वापस कैसे जाएगा। समझ गए। बिल्कुल। कुछ डेफिनेशंस हैं जो काफी कंफ्यूजिंग लगती हैं स्टूडेंट्स को, जैसे एसेट्स अंडर एडवाइस या AUA। ये क्या होता है? मैं समझाता हूँ। मान लीजिए एक एडवाइजर ने क्लाइंट को 50 लाख रुपए के म्यूचुअल फंड सजेस्ट किए। क्लाइंट ने कहा कि ठीक है, मैं खुद जाकर डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट कर दूंगा। ओके। यहाँ एग्जीक्यूशन क्लाइंट ने खुद किया है, लेकिन क्योंकि एडवाइस IA ने दी थी तो वो 50 लाख रुपए उस IA के एसेट्स अंडर एडवाइस में गिने जाएंगे। यानी वो सारा पैसा जिस पर IA ने सलाह दी है, चाहे वो पैसा उसके थ्रू इन्वेस्ट हुआ हो या नहीं, उसे AUA कहते हैं। अच्छा, एक और गुगली आती है एग्जाम में, फैमिली ऑफ क्लाइंट और फैमिली ऑफ IA के बीच का फर्क। सुनने में दोनों बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। वो कैसे? जब हम फैमिली ऑफ क्लाइंट की बात करते हैं तो इसमें इंडिविजुअल क्लाइंट आता है और उसके डिपेंडेंट स्पाउस, डिपेंडेंट बच्चे और डिपेंडेंट पेरेंट्स आते हैं। यहाँ डिपेंडेंट यानी आश्रित होना बहुत जरूरी शर्त है। मतलब अगर क्लाइंट का बेटा 30 साल का है और खुद जॉब कर रहा है तो वो डिपेंडेंट नहीं है। एग्जैक्टली, वो डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन जब हम फैमिली ऑफ IA की बात करते हैं तो इसमें इंडिविजुअल आय, स्पाउस, बच्चे और पेरेंट्स आते हैं। यहाँ डिपेंडेंट शब्द की कोई शर्त नहीं है। ओह, यानी IA का बेटा चाहे खुद कमाता हो, वो IA की फैमिली की परिभाषा में ही आएगा। ये फर्क कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को रोकने के लिए रखा गया है, ताकि IA अपने परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर कोई गलत फायदा ना उठा सके। वाओ, ये बहुत माइन्यूट डिटेल है। और अगर कोई इंडिविजुअल IA नहीं है बल्कि एक पूरी कंपनी या फर्म है जो एडवाइजरी कर रही है, तो वहाँ जिम्मेदार कौन होगा? वहाँ एक प्रिंसिपल ऑफिसर अपॉइंट करना होता है। ये वो व्यक्ति होता है जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर या एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, जो उस कंपनी के पूरे एडवाइजरी बिजनेस और ऑपरेशंस के लिए कानूनी तौर पर जिम्मेदार होता है। ओके। अगर कंपनी कुछ गलत करती है तो सेबी इसी प्रिंसिपल ऑफिसर को जवाबदेह मानेगी। वैसे दोस्तों, थ्योरी तो ठीक है, लेकिन असली चीज है प्रैक्टिस। NISMseries.com पे जाके इस चैप्टर के क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना, क्योंकि एग्जाम में तो यही पूछेगा ना। अनलिमिटेड मॉक टेस्ट हैं, जितना मर्जी उतना प्रैक्टिस करो। ठीक है, चलो अब क्वेश्चंस देखते हैं। बिल्कुल। एग्जाम में क्वेश्चंस अक्सर सीधी नहीं आते। वो सिनेरियो बेस्ड होते हैं, जहां कॉन्सेप्ट की असली परीक्षा होती है। तो क्वेश्चन 1, मान लीजिए एक रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर यानी IA ने अपने क्लाइंट को एक बेहतरीन पोर्टफोलियो बना के दिया। उसने अपनी एडवाइजरी फीस ले ली। अब क्लाइंट कहता है कि सर मुझे ये खरीदना नहीं आता, आप ही मेरा एग्जीक्यूशन करवा दीजिए। क्या IA उस एग्जीक्यूशन या इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोई फीस या कमीशन ले सकता है? इसका साफ और सीधा जवाब है नहीं। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। IA को एग्जीक्यूशन करवाने की छूट है, लेकिन केवल डायरेक्ट स्कीम्स या ऐसे प्रोडक्ट्स के जरिए जहां कोई कमीशन नहीं होता। IA क्लाइंट से एडवाइजरी फीस के अलावा कोई भी इम्प्लीमेंटेशन फीस या किसी भी म्यूचुअल फंड हाउस से कोई इनडायरेक्ट कमीशन नहीं ले सकता। और स्टूडेंट्स गलती कहाँ करते हैं? एग्जाम में आपको फंसाने के लिए ऑप्शंस आएंगे, जैसे नॉमिनल फीस अलाउड फॉर एग्जीक्यूशन या इनडायरेक्ट कमीशन फ्रॉम AMC इज अलाउड। ये सारे ऑप्शंस गलत हैं। एडवाइजरी क्लाइंट के एग्जीक्यूशन पर 0 कमीशन, यही थंब रूल है। ग्रेट। अब क्वेश्चन 2, एक इंश्योरेंस एजेंट है जो IRDAI से रजिस्टर्ड है। वो अपने क्लाइंट्स को सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स पर सलाह देता है। क्या उसे सेबी से इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? हाँ, मल्टीपल रेगुलेटर्स का कॉन्सेप्ट आता है। इंडिया में अलग अलग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के लिए अलग रेगुलेटर हैं। इंश्योरेंस के लिए IRDAI है, पेंशन के लिए PFRDA है।
राइट। चूंकि वह व्यक्ति IRDAI से रजिस्टर्ड है और अपनी डोमेन यानी इंश्योरेंस के बाहर जाकर शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड की एडवाइस नहीं दे रहा है, तो उसे सेबी रजिस्ट्रेशन से पूरी तरह से छूट यानी एग्जेम्पशन है। अब थ्योरी से निकलकर असली मार्केट में आते हैं। आजकल एक बड़ा ट्रेंड चला है। टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ढेरों चैनल्स हैं जो कहते हैं हमें महीने का 5,000 रुपए सब्सक्रिप्शन दो, हम तुम्हें रोज निफ्टी और बैंक निफ्टी की 100% एक्यूरेट ट्रेडिंग कॉल्स देंगे। क्या ये लीगल है? अरे ये 100% इल्लीगल है और सेबी ऐसे लोगों पर लगातार भारी जुर्माना लगा रहा है। सेबी के नियम साफ कहते हैं कि बिना IA रजिस्ट्रेशन के इन्वेस्टमेंट एडवाइस देना अपराध है। लेकिन वो लोग तो कहते हैं कि हम सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए दे रहे हैं। देखिए, सेबी बेवकूफ नहीं है। अगर आप सब्सक्रिप्शन फीस ले रहे हैं और पर्सनलाइज टिप्स दे रहे हैं तो आप एडवाइजरी कर रहे हैं। इन टेलीग्राम स्कैमर्स की साइकोलॉजी समझिए। ये 1000 लोगों से पैसा लेते हैं, 500 लोगों को कहते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा यानी बाय करो, और बाकी 500 को कहते हैं मार्केट नीचे जाएगा यानी सेल करो। अब जिन 500 लोगों का फायदा होता है, उन्हें लगता है कि ये व्यक्ति तो भगवान है, वो अगले महीने 10,000 रुपए देने को तैयार हो जाते हैं। इसी पंप एंड डंप और फ्रॉड को रोकने के लिए ही तो सेबी का पूरा रजिस्ट्रेशन फ्रेमवर्क बना है। और ऐसे टेलीग्राम चैनल्स के शिकार इन्वेस्टर्स के पास कोई ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म जैसे स्कोर्स, उसका सपोर्ट भी नहीं होता, क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड लोगों से डील कर रहे हैं। बिल्कुल। एक और केस स्टडी जो बहुत फेमस हुई थी वो थी फॉर्ज्ड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स की। हाँ, वो केस तो बहुत चर्चा में था। एक व्यक्ति ने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का लाइसेंस लेने के लिए सेबी को फर्जी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और झूठे क्रेडेंशियल्स सबमिट कर दिए। अच्छा। लाइसेंस मिलने के बाद उसने अपनी वेबसाइट पर गारंटीड रिटर्न्स के वादे करने शुरू कर दिए और फ्री ट्रायल्स देने लगा। जब सेबी के विजिलेंस डिपार्टमेंट ने इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि इसके सारे डॉक्यूमेंट जाली थे। फिर क्या हुआ? सेबी ने तुरंत उसका IA रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया, उस पर पेनाल्टी लगाई और उसे कैपिटल मार्केट में डील करने से बैन कर दिया। देखिए, एक सच्चा एडवाइजर कभी भी फिक्स्ड या गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा नहीं कर सकता। चलिए, स्टूडेंट्स के कुछ कॉमन डाउट्स क्लियर करते हैं। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन 2 शब्दों में होता है, रिस्क प्रोफाइलिंग और सूटेबिलिटी। ये दोनों एक ही तो लगते हैं, फिर इनमें फर्क क्या है? ये दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं। पहले आती है रिस्क प्रोफाइलिंग। इसका मतलब है क्लाइंट का एक्सरे करना। एक्सरे? हाँ, मतलब उसकी रिस्क लेने की क्षमता, कैपेसिटी फॉर एब्जॉर्बिंग लॉस कितनी है। अगर कोई व्यक्ति 25 साल का है, अनमैरिड है और अच्छी सैलरी है तो उसकी रिस्क प्रोफाइल हाई हो सकती है। लेकिन अगर कोई 60 साल का है और रिटायरमेंट के पैसों पर निर्भर है तो उसकी रिस्क प्रोफाइल लो होगी। तो फिर सूटेबिलिटी क्या है? सूटेबिलिटी का मतलब है उस एक्सरे की रिपोर्ट के आधार पर सही दवा यानी फाइनेंशियल प्रोडक्ट देना। अगर 60 साल के उस लो रिस्क क्लाइंट को आप हाई रिस्क फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस बेच रहे हैं तो प्रोडक्ट भले ही खराब ना हो, लेकिन उस क्लाइंट के लिए वो सूटेबल नहीं है। बहुत ही शानदार तरीके से समझाया। एक और डाउट जो अक्सर आता है, फैटका और CRS। हम इंडिया में बैठकर इंडिया के एग्जाम के लिए अमेरिका के टैक्स रूल्स फैटका क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि फाइनेंस की दुनिया अब ग्लोबल हो चुकी है। फैटका का फुल फॉर्म है फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट, जो अमेरिका का कानून है। अमेरिका ने देखा कि उसके बहुत से नागरिक टैक्स बचाने के लिए इंडिया, स्विट्जरलैंड या अन्य देशों में पैसा छिपा रहे हैं। इसलिए उन्होंने एक ग्लोबल एग्रीमेंट किया। इंडिया ने भी अपने इनकम टैक्स एक्ट में बदलाव किए ताकि इंडियन बैंक्स और म्यूचुअल फंड्स ये चेक करें कि उनका इन्वेस्टर कहीं US पर्सन तो नहीं है। अगर है तो उसकी जानकारी CBDT के जरिए अमेरिका को दी जाती है। अच्छा, तो ये टैक्स इवेजन रोकने के लिए है? बिल्कुल। इसी तरह CRS, कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, बाकी दुनिया के देशों का आपस में डेटा शेयर करने का एक सिस्टम है। एक IA को KYC करते वक्त फैट का CRS डिक्लेरेशन लेना ही पड़ता है। बेहतरीन। अब हमने जो भी गहराई से समझा है उसे एग्जाम के लिए एक रैपिड फायर क्विक रिवीजन में समेटते हैं। वो मस्ट रिमेंबर पॉइंट्स जो टिप्स पर होने चाहिए। मैं शुरू करती हूँ। हाँ, बताइए। पहला, IA रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। बिना सर्टिफिकेट के फीस लेकर एडवाइस देना इलीगल है। दूसरा, एक एडवाइजर को हमेशा फिड्यूशरी कैपेसिटी में काम करना है, क्लाइंट का हित सबसे ऊपर, और डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस से आर्म्स लेंथ रिलेशनशिप मेंटेन करना है। तीसरा, PMLA यानी मनी लॉन्ड्रिंग और KYC के तहत जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो कम से कम 5 साल तक सुरक्षित रखने हैं ताकि इन्वेस्टिगेशन का ट्रेल न टूटे। चौथा, क्लाइंट लेवल सेग्रीगेशन। आप एक ही ग्रुप के अंदर एक ही क्लाइंट को एडवाइजरी और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों सर्विस नहीं दे सकते। पांचवां, एग्जीक्यूशन के मामले में IA सिर्फ डायरेक्ट प्लान्स रेकमेंड कर सकते हैं। इसके लिए कोई इम्प्लीमेंटेशन फीस या इनडायरेक्ट कमीशन नहीं लिया जा सकता। छठा, पेनाल्टी। अगर कोई IA इन नियमों को तोड़ता है तो सेक्शन 15EB के तहत सेबी कम से कम 1 लाख रुपए और अधिकतम 1 करोड़ रुपए तक की पेनाल्टी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लगा सकता है। और सातवां, रिस्क प्रोफाइलिंग का मतलब है क्लाइंट की कैपेसिटी फॉर अब्सॉर्बिंग लॉस समझना, और सूटेबिलिटी का मतलब है उस प्रोफाइल के हिसाब से बिल्कुल सही प्रोडक्ट मैच करना। अगर आप इन सारे कॉन्सेप्ट्स के पीछे का लॉजिक समझ गए ना, तो एग्जाम का कोई भी ट्रिकी क्वेश्चन आपको फंसा नहीं सकता। तो बस दोस्तों, चैप्टर खत्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
मुझे लगता है अच्छे से समझ आ गया होगा। अब करना क्या है, जाओ NISM सीरीज कॉम पे, वहाँ सारे चैप्टर्स के प्रैक्टिस टेस्ट हैं। इंडिया का सबसे ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है NISM प्रिपरेशन के लिए। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और हाँ, कोई डाउट हो इस चैप्टर में तो नीचे कॉमेंट में लिख देना। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और जाते जाते इस बात पे जरूर विचार कीजिएगा, अगर इन सारे कड़े नियमों, 5 साल के रिकॉर्ड्स और फिड्यूशियरी ड्यूटी का एकमात्र उद्देश्य इन्वेस्टर का पैसा और उसका भरोसा बचाना है, तो क्या एक एडवाइजर का सबसे बड़ा स्किल सिर्फ मार्केट के चार्ट्स और डेटा को समझना है, या फिर अपने क्लाइंट की नीयत, उसकी जिंदगी की जरूरतों और उसके डर को गहराई से समझना है? क्योंकि फाइनेंशियल्स तो एक्सेल शीट पर मैनेज हो जाते हैं, लेकिन भरोसा सिर्फ एक इंसान ही बना सकता है।